नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं एक बेहद पेचीदा और शक्तिशाली विचार में, राष्ट्रवाद। हमारे पास स्रोत हैं अध्याय 7 राष्ट्रवाद से कुछ अंश। तो मिशन ये है कि हम समझें कि आखिर ये राष्ट्र और राष्ट्रवाद है क्या चीज़, इसमें कितनी ताकत है, कहाँ इसकी सीमाएं हैं, और हाँ, लोकतंत्र से इसका क्या लेना देना है। वैसे तो राष्ट्रवाद सुनते ही देशभक्ति, झंडा, कुर्बानी, गणतंत्र दिवस परेड जैसी तस्वीरें दिमाग में आती हैं। बिल्कुल। दिल्ली की परेड तो शक्ति, सत्ता और विविधता का एक जबरदस्त नजारा है ही। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, मतलब राष्ट्रवाद को ठीक ठीक परिभाषित करना ना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये बात तो है। फिर भी इसे समझना जरूरी है, क्योंकि दुनिया भर के झगड़ों और जुड़ावों में इसका बड़ा हाथ है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। पिछले 200 सालों में राष्ट्रवाद एक ऐसे राजनीतिक सिद्धांत के तौर पर उभरा है जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया है, सचमुच। और इसका ना एक दोहरा पहलू है, इसने लोगों में गहरी वफादारी जगाई है। हाँ। तो भयानक नफरतें भी पैदा की हैं, लोगों को जोड़ा भी है तो बुरी तरह तोड़ा भी है। अच्छा। इसने जुल्म से आजादी दिलाने में मदद की है, वो तो है। हाँ, वो तो है। पर साथ ही विरोध, कड़वाहट, यहाँ तक कि युद्धों का कारण भी यही बना है। राष्ट्रों की सीमाएं इसी के चलते बनी और बिगड़ी हैं। तो फिर ये राष्ट्र होता क्या है? मतलब ये लोगों का कोई यूं ही इकट्ठा हुआ झुंड तो नहीं है, परिवार से अलग है जहां खून के रिश्ते होते हैं। हाँ। जनजाति या जातीय समूह से भी अलग है। हाँ। जहां शादी ब्याह और पुरखों के तार जुड़ते हैं। बिल्कुल अलग है। कमाल की बात यह है कि हम अपने राष्ट्र के करोड़ों लोगों को न जानते हैं, न कभी मिलेंगे, न कोई सीधा रिश्ता होता है। हाँ, फिर भी राष्ट्र हैं और हम उनके लिए जीते मरते हैं। हाँ, और यहीं पर ना लोग अक्सर एक गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। अच्छा। क्या लोग सोचते हैं राष्ट्र किसी एक मजबूत धागे से बंधा होता है, जैसे एक नस्ल, एक भाषा, एक धर्म। लेकिन मजे की बात यह है कि ऐसा कोई एक गुण है ही नहीं जो हर राष्ट्र में मिले। सच में कोई एक गुण नहीं। नहीं, कनाडा को देखिए, अंग्रेजी और फ्रेंच बोलने वाले साथ रहते हैं। भारत में तो भाषाओं और संस्कृतियों की भरमार है। कई देशों में कोई एक धर्म या नस्ल नहीं है जो सबको जोड़े। अच्छा, तो अगर ये सब नहीं तो फिर राष्ट्र बनता कैसे? ये कैसे होता है? हाँ, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। राष्ट्र असल में ना ये जमीन या कागज पे उतना नहीं है जितना हमारे दिमाग में है। दिमाग में? हाँ, ये एक काल्पनिक समुदाय है जिसे करोड़ों लोग सच मानकर जीते हैं। ये सदस्यों के आपसी विश्वास, उनकी उम्मीदों और उनकी कल्पनाओं से बंधा होता है। काल्पनिक समुदाय, इसे थोड़ा और समझाएंगी? बिल्कुल। इसे समझने के लिए कुछ चीजें देखनी होंगी। पहली और शायद सबसे जरूरी है साझा विश्वास। विश्वास? हाँ, राष्ट्र विश्वास से बनता है। इसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। लोग मानते हैं कि हम एक राष्ट्र हैं तो राष्ट्र है। अच्छा। ये कुछ एक टीम जैसा है। टीम तभी है जब खिलाड़ी खुद को एक टीम माने, वरना वो बस अलग अलग लोग हैं। ठीक है, यानी ये मानने की बात है। और क्या चाहिए? दूसरा है इतिहास, एक साझा इतिहास की भावना। इतिहास? हाँ, जो लोग खुद को एक राष्ट्र मानते हैं वो अक्सर महसूस करते हैं कि उनका एक साझा अतीत है और एक साझा भविष्य भी होगा। वो अपनी कहानी गढ़ते हैं, किस्सों, यादगार घटनाओं, नायकों के जरिए। वो अपने लिए एक ऐतिहासिक पहचान बनाते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रवादियों ने आजादी के वक्त देश की हजारों साल पुरानी सभ्यता, संस्कृति का हवाला दिया। बिल्कुल। ये दिखाने के लिए कि हम हमेशा से एक रहे हैं और यही हमारी बुनियाद है। नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसी अंदरूनी एकता की बात की थी, बाहरी भिन्नताओं के बावजूद। सही कहा। और तीसरा तत्व है जमीन, यानी भूक्षेत्र। जमीन? हाँ, ज्यादातर राष्ट्र अपनी पहचान एक खास इलाके से जोड़ते हैं। जब लोग एक जगह पर पीढ़ियों तक साथ रहते हैं तो जमीन से जुड़ी यादें उन्हें एक होने का एहसास कराती हैं। इसे ही वतन या मातृभूमि या पितृभूमि कहते हैं। हाँ, सुना है। यहूदी लोग हजारों साल दुनिया में बिखरे रहे, पर हमेशा फिलिस्तीन को अपना घर मानते रहे। अच्छा। भारतीयों के लिए गंगा, हिमालय, ये सब सिर्फ भूगोल नहीं, पहचान का हिस्सा हैं। लेकिन यहीं एक पेंच भी है। क्या? क्योंकि एक ही जमीन पर कई समूह दावा कर सकते हैं, इसलिए ये वतन की चाहत अक्सर झगड़े की जड़ भी बनती है। ओह हाँ, ये तो है। तो साझा विश्वास हो गया, साझा इतिहास की भावना और एक जमीन से जुड़ाव। क्या इतना काफी है? नहीं, एक और बहुत जरूरी चीज है, साझे राजनीतिक आदर्श। राजनीतिक आदर्श?
हाँ, अपना इतिहास और जमीन तो ठीक है, पर राष्ट्र को असल में जो चीज बाकी समूहों से अलग करती है वो है भविष्य के लिए एक साझा सपना साझा सपना। और अपना अलग राजनीतिक वजूद बनाने की इच्छा। मतलब राष्ट्र के लोग ये सोचते हैं कि हम मिलकर कैसा देश बनाना चाहते हैं, किन उसूलों पर जीना चाहते हैं। बिल्कुल, जैसे लोकतंत्र, सबके लिए बराबरी, आज़ादी, ये वो शर्तें हैं जिनके आधार पर वो साथ रहना चाहते हैं। ये उनकी राजनीतिक पहचान बन जाती है। और लोकतंत्र में तो ये साझा राजनीतिक मूल्य ही सबसे मजबूत नींव है। यहाँ नागरिक होने के नाते एक दूसरे के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। जिम्मेदारियां? हाँ, जब लोग अपने साथी नागरिकों के हक और अपनी जिम्मेदारियों को मानते हैं तो राष्ट्र मजबूत होता है। कह सकते हैं कि ये आपसी जिम्मेदारियां निभाना ही देशभक्ति की असली परीक्षा है। यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ राजनीतिक आदर्शों पर टिका राष्ट्र काफी है, या फिर एक जैसी संस्कृति जैसे एक भाषा या एक मजहब होना ज्यादा जरूरी है? ये राजनीतिक बनाम सांस्कृतिक पहचान की बहस है ना? हाँ, बिल्कुल है। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ संस्कृति, खासकर एक धर्म या एक भाषा के आधार पर बना राष्ट्र लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। खतरनाक क्यों? दो बड़ी वजह हैं। पहली, दुनिया की कोई भी बड़ी संस्कृति या धर्म अंदर से एक जैसा नहीं होता। हर धर्म में अलग अलग पंथ होते हैं, विचारों में मतभेद होते हैं। अगर आप जबरदस्ती एक रूपता लाने की कोशिश करेंगे तो ये दमनकारी बन जाएगा। आप अपने ही लोगों की आवाज दबा देंगे। हाँ, ये तो बात है। और दूसरी वजह? दूसरी वजह, ज्यादातर देश आज वैसे भी सांस्कृतिक रूप से बहुत विविध हैं। एक ही शहर में कई भाषाएं और धर्म के लोग रहते हैं। हाँ। अगर आप कहेंगे कि राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए एक खास धर्म या भाषा जरूरी है, तो बहुत सारे लोग बाहर रह जाएंगे। उनकी आज़ादी छीनेगी, उनके साथ नाइंसाफी होगी। ये लोकतंत्र के मूल विचार, सबके साथ समान व्यवहार के खिलाफ हैं। तो मतलब ये हुआ कि बेहतर है राष्ट्र को राजनीतिक आधार पर परिभाषित किया जाए, न कि सांस्कृतिक। हाँ, लोकतंत्र के लिए यही ज्यादा सेहतमंद है। किसी खास नस्ल, धर्म या भाषा से जुड़ाव के बजाय संविधान में लिखे मूल्यों और आदर्शों के प्रति वफादारी ज्यादा जरूरी है। साझा मूल्य। साझा मूल्य, ठीक है। तो हमने समझा कि राष्ट्र कैसे बनता है, किन चीजों से जुड़ता है। लेकिन राष्ट्र चाहते क्या हैं, खासकर दुनिया के मंच पर? राष्ट्र चाहते हैं अपना शासन खुद करना, अपना भविष्य खुद तय करना। अच्छा। इसे कहते हैं आत्मनिर्णय का अधिकार। वो दुनिया से कहते हैं कि हमें एक अलग देश के तौर पर मान्यता दो। ये मांग अक्सर वो लोग करते हैं जो लंबे समय से एक इलाके में साथ रह रहे हों, जिनकी एक साझा पहचान बन गई हो। हाँ, कभी-कभी ये अपने खास संस्कृति को बचाने की इच्छा से भी जुड़ा होता है। बिल्कुल। इतिहास में इसके बहुत उदाहरण हैं। 19वीं सदी में यूरोप में इसी राष्ट्रवादी भावना ने जर्मनी और इटली जैसे बड़े देश बनाए। 20वीं सदी में बड़े बड़े साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी, रूस, तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य, फिर ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली साम्राज्य, सब राष्ट्रवाद की लहर में ढह गए। हाँ, ये तो पढ़ा है। भारत की आजादी की लड़ाई भी इसी आत्मनिर्णय का संघर्ष था। बिल्कुल। पहले विश्व युद्ध के बाद एक कोशिश हुई थी किस चीज की? कि एक संस्कृति, एक राज्य के सिद्धांत पर दुनिया को बांटा जाए। वर्साई की संधि के बाद बहुत से नए देश बने भी, लेकिन ये करना नामुमकिन था। हर समूह को संतुष्ट नहीं किया जा सका। तो फिर क्या हुआ? और इसके नतीजे भयानक हुए। सीमाओं को बदलने के चक्कर में लाखों लोग बेघर हुए, अपनी जमीन से उजड़ गए। भयानक हिंसा हुई। ओहो। जो नए देश बने उनमें भी अल्पसंख्यक समूह रह गए, जिनकी हालत अक्सर खराब रही। यही कहानी एशिया और अफ्रीका में दोहराई गई। आजादी के आंदोलनों ने आत्मनिर्णय का नारा बुलंद किया। उम्मीद थी कि अपना राज आने पर सम्मान मिलेगा, हितों की रक्षा होगी। हाँ, उम्मीद तो यही रही होगी। लेकिन यहाँ भी हर सांस्कृतिक समूह के लिए अलग देश बनाना मुमकिन नहीं था। नतीजे में विस्थापन, सरहदों पर लड़ाइयाँ और हिंसा का दौर चला। और ये सिलसिला आज भी रुका नहीं है ना? दुनिया में कई जगह राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे हैं जो मौजूदा देशों के लिए चुनौती हैं। बिल्कुल। कनाडा में क्यूबेक, स्पेन में बास्क इलाका, तुर्की और इराक में कुर्द लोग, श्रीलंका में तमिल। भारत में भी कुछ समूह राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हाँ, जैसे स्पेन में बास्क लोगों का मामला है। वो एक अलग भाषा, अलग संस्कृति वाले लोग हैं। उन्हें स्वायत्तता मिली हुई है, पर कई राष्ट्रवादी इससे खुश नहीं। वो पूरी आजादी चाहते हैं। स्पेन की सरकार का तर्क है कि उन्हें काफी अधिकार मिले हुए हैं, अलगाववाद ठीक नहीं। ये तनाव दिखाता है कि आत्मनिर्णय का मुद्दा कितना पेचीदा है। बिल्कुल।
और यहाँ एक विडंबना भी है। क्या विडंबना है? जो देश खुद बड़ी मुश्किलों से आजादी हासिल करके बने, वही अब अपने देश के अंदर उठ रही आत्मनिर्णय की मांगों का विरोध कर रहे हैं। हाँ, ये तो अजीब बात है। तो इसका हल क्या है? क्या और नए देश बनाना ही रास्ता है? अब ज्यादातर लोग मानने लगे हैं कि शायद ये रास्ता ठीक नहीं। हल नए देश बनाने में नहीं, बल्कि मौजूदा देशों को ज्यादा लोकतांत्रिक और सबके लिए बराबर बनाने में है। मतलब ज्यादा डेमोक्रेटिक? हाँ, कोशिश ये होनी चाहिए कि एक ही देश में अलग अलग संस्कृति और पहचान वाले लोग बराबर के नागरिक बनकर इज्जत के साथ रह सकें। अगर कोई देश अपने यहाँ के अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों और उनकी पहचान का सम्मान नहीं करता, तो वो उनकी वफादारी कैसे हासिल कर पाएगा? सही बात है। इसलिए अब आत्मनिर्णय के मायने भी बदल रहे हैं। अब इसका मतलब जरूरी नहीं कि अलग देश ही बनाया जाए। तो फिर क्या? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि किसी समूह को देश के अंदर ही अपनी पहचान बनाए रखने और कुछ विशेष लोकतांत्रिक अधिकार मिले। यानी एक संस्कृति एक राज्य वाला आइडिया छोड़कर हमें ये सोचना होगा कि एक ही देश में अलग अलग संस्कृतियां कैसे साथ साथ फल फूल सकती हैं। ये राष्ट्रवाद और बहुलवाद का सवाल है। हाँ, बिल्कुल। और कई लोकतांत्रिक देशों ने इस दिशा में काम भी किया है। उन्होंने अपने संविधान में अल्पसंख्यक समूहों की भाषा, धर्म, संस्कृति को बचाने के उपाय किए हैं। जैसे भारत में? हाँ, भारत का संविधान इसका एक अच्छा उदाहरण है, जहां अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधान है। और दूसरे देशों में? कई जगह अल्पसंख्यकों को विधायिका में प्रतिनिधित्व दिया गया है। उनकी भाषा और संस्कृति के लिए संवैधानिक गारंटी दी गई है। ये इसलिए जरूरी है ताकि उन्हें बराबरी का एहसास हो और उनकी पहचान भी सुरक्षित रहे। उन्हें राष्ट्रीय समुदाय का हिस्सा मानना होगा। इसके लिए जरूरी है कि राष्ट्रीय पहचान को इतना बड़ा और समावेशी बनाया जाए कि उसमें देश के सभी सदस्य खुद को फिट महसूस करें, अपना योगदान दे सकें। लेकिन क्या गारंटी है कि इतने संरक्षण के बाद भी कुछ समूह अलग देश की मांग नहीं करेंगे? आजकल जहां एक तरफ दुनिया सिमट रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, हाँ, वहीं दूसरी तरफ ये राष्ट्रीय भावनाएं भी जोर मार रही हैं। ये सच है। ये एक विरोधाभास है। ऐसी मांगों से निपटने के लिए सरकारों को बहुत समझदारी, धीरज और लोकतांत्रिक रवैया अपनाना होगा। इस पूरी बहस में रविंद्रनाथ टैगोर के विचार बहुत अहमियत रखते हैं। वो भारत की आज़ादी के पक्के समर्थक थे, लेकिन राष्ट्रवाद, खासकर उसके अंधे और आक्रामक रूप के कड़े आलोचक थे। हाँ, टैगोर ने साफ कहा था कि राष्ट्रवाद इंसानियत की आखिरी मंजिल नहीं हो सकता। उन्होंने लिखा, मेरी शरणस्थली तो मानवता है। मैं देश प्रेम को मानवता पर कदापि विजयी नहीं होने दूंगा। वो मानते थे कि अंग्रेजी राज में इंसानियत और आपसी सम्मान की गुंजाइश खत्म हो गई थी। लेकिन वो पश्चिम के अंधे विरोधी भी नहीं थे, ऐसा सुना है? बिल्कुल नहीं। टैगोर ने पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध करने और पश्चिमी सभ्यता से सीखने के बीच फर्क किया। अच्छा। वो चाहते थे कि भारतीय अपनी जड़ों से जुड़े रहें, पर दुनिया भर से अच्छी बातें सीखने के लिए खिड़कियां खुली रखें। ये तो संतुलित सोच है। हाँ, उन्हें डर था कि पश्चिम के विरोध के नाम पर कहीं हम अपने ही देश में मौजूद बाहरी प्रभावों जैसे ईसाई, यहूदी, पारसी, इस्लाम के दुश्मन न बन बैठे। उनके लिए इंसानियत हमेशा देश से ऊपर थी। तो कुल मिला के राष्ट्रवाद एक बहुत पेचीदा पहेली है। इसमें जोड़ने की जबरदस्त ताकत है, तो तोड़ने की भी। हाँ, ये विश्वास, इतिहास, जमीन और साझे सपनों से बनता है। और आज के दौर में ये समझना जरूरी है कि हर सांस्कृतिक समूह के लिए अलग देश बनाना शायद हल नहीं है। ज्यादा ध्यान इस पर होना चाहिए कि मौजूदा देशों के अंदर ही अलग अलग पहचान वाले लोग बराबरी और सम्मान के साथ कैसे रहें। अल्पसंख्यकों के अधिकारों और पहचान की रक्षा बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और टैगोर की चेतावनी भी याद रखनी होगी कि राष्ट्रवाद जब अंधा और आक्रामक हो जाता है तो वो इंसानियत के लिए खतरा बन जाता है। सही कहा। आज की चर्चा को यहीं रोकते हुए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता हूं। आज की इस जुड़ी हुई दुनिया में राष्ट्र के प्रति अपनी भावना और पूरी इंसानियत के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच एक स्वस्थ संतुलन कैसे बनाया जा सकता है?